नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अमित शाह की टिप्पणी के बाद बीजेपी का नकाब उतरा, पूरी पार्टी को माफी मांगनी चाहिए, सचिन पायलट का बयान। खबर में आगे जिक्र होगा कि दिल्ली में कब होगा चुनाव, 6 से 10 जनवरी के बीच हो सकता है तारीखों का ऐलान। आगे जिक्र होगा कि बीजेपी पूर्वांचल के लोगों को उजाड़ने में लगी, बांग्लादेशियों के नाम पर रची साजिश, संजय सिंह ने लगाया बीजेपी पर आरोप। आगे बताएंगे कि राकेश टिकैत का बयान कि किसानों से धोखा कर रही है सरकार, और इसी के साथ आगे जिक्र होगा धक्का मुक्की कांड का, जिसको लेकर राहुल गांधी पर लगाए गए आरोपों को छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने बताया भाजपा का षड्यंत्र। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। अमित शाह की टिप्पणी के बाद बीजेपी का नकाब उतरा, पूरी पार्टी को माफी मांगनी चाहिए, सचिन पायलट का बयान। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट ने शुक्रवार को कहा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की टिप्पणी से भारतीय जनता पार्टी का नकाब उतर गया है, क्योंकि अब यह बात खुलकर सामने आ गई है कि सत्तारूढ़ दल संविधान निर्माता के बारे में क्या भावना रखता है। उन्होंने कहा कि इस मामले पर पूरी पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। सचिन पायलट ने कहा कि संसद भवन के मकर द्वार पर गुरुवार को जो कुछ हुआ वो बीजेपी का एक नाटक था, ताकि अमित शाह के बयान से ध्यान भटकाया जा सके। पायलट ने कहा कि धक्का मुक्की की कथित घटना का वीडियो फुटेज जारी नहीं किया जा रहा है, क्योंकि सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। सचिन पायलट ने कहा कि अब बीजेपी के चेहरे से नकाब उतर चुका है और ये बात सामने आ चुकी है कि सत्तारूढ़ पार्टी की बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में क्या भावना है। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी द्वारा संविधान निर्माता अंबेडकर के अपमान से पूरे देश में आक्रोश है। अमित शाह और पूरी पार्टी को देश से माफी मांगनी चाहिए। इस मामले पर राज्यसभा में कांग्रेस के उपनेता प्रमोद तिवारी और लोकसभा में पार्टी के उपनेता गौरव गोगोई ने संसद परिसर की घटना पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर संसद परिसर में धक्का मुक्की की घटना का सीसीटीवी फुटेज जारी करने को और उसकी ओर से मामले में पुलिस में की गई शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कराने की मांग की है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दिल्ली में कब होगा चुनाव, 6 से 10 जनवरी के बीच हो सकती है तारीखों की घोषणा। जी हां दोस्तों, विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां अंतिम चरण पर है। चुनाव आयोग की ओर से कई बैठकों का दौर चल रहा है। बताया जा रहा है कि चुनाव की तारीख की घोषणा 6 से 10 जनवरी के बीच में हो सकती है। 24 दिसंबर को मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य पूरा होगा। इसके बाद 6 जनवरी को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। हालांकि अभी तारीखों पर दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई है। विधानसभा का कार्यकाल 23 फरवरी 2025 तक का है और इससे पहले दिल्ली विधानसभा का गठन करने के लिए चुनाव होने हैं। इसके लिए दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की ओर से तैयारियां की जा रही हैं। सूत्रों का कहना है कि चुनाव के लिए दिसंबर की जगह जनवरी के पहले या फिर दूसरे सप्ताह के बीच तारीखों की घोषणा होगी। पिछले चुनाव की बात की जाए तो 6 जनवरी 2020 को तारीखों की घोषणा की गई थी और किसी भी राज्य के विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया के लिए न्यूनतम 35 दिन चाहिए होते हैं। ऐसे में 6 से 10 जनवरी के बीच चुनाव की घोषणा के बाद न्यूनतम समय मिल जाएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी पूर्वांचल के लोगों को उजाड़ने में लगी, बांग्लादेशियों के नाम पर रच रही साजिश, संजय सिंह का बड़ा आरोप। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भाजपा पर बड़ा आरोप लगाया। उनका कहना है कि भाजपा ने दिल्ली में यूपी बिहार के पूर्वांचल समाज को बर्बाद करने की साजिश रची है। भाजपा ने दिल्ली में पूर्वांचल समाज को उजाड़ने के लिए अपने अधिकारियों से आदेश जारी किया। संजय सिंह ने कहा कि भाजपा प्रमुखों ने संसद में यूपी बिहार के लोगों को रोहिंग्या और बांग्लादेशी बताया। अब भाजपा उन्हें उजाड़ने और अपमानित करने के लिए अधिकारियों से आदेश पारित करा रही है। भाजपा वालों ने ही रोहिंग्या को बकरवाला की EWS कॉलोनी में बसाया और अब ड्रामा कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि अगर बीजेपी अपनी साजिशों को बंद नहीं करेगी तो आप पूर्वांचल समाज के लिए आर पार की लड़ाई लड़ेगी। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। किसानों को धोखा दे रही है सरकार, राकेश टिकैत का आरोप। जी हां दोस्तों, सरकार किसानों के साथ धोखा कर रही है। कोई भी कार्य किसान के हित के लिए नहीं कर रही है। किसानों को समय से खाद नहीं मिल रहा है, साथ ही फसलों को बिचौलियों द्वारा खरीदा जा रहा है। इसके अलावा फसलों का वाजिब दाम भी नहीं मिल रहा है। बावजूद इसके किसानों की आय दोगुनी करने का ढोल बजा रहे हैं। किसानों के अन्याय बर्दाश्त किए नहीं जाएंगे। किसानों के लिए हमेशा संघर्ष करता रहूंगा। ये बात जेवा टोल प्लाजा पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कही। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत फर्रुखाबाद महापंचायत
पंचायत करने जा रहे थे। वहां जाते समय जेवा टोल प्लाजा पर जिला अध्यक्ष शमीम सिद्दीकी के नेतृत्व में सैकड़ों किसान नेताओं ने माल्यार्पण किया। इस दौरान जिला महासचिव महेंद्र प्रताप सिंह, संगठन मंत्री सुरेश यादव, जिला कोषाध्यक्ष साजिद हुसैन, महिला जिला अध्यक्ष कुसुम चौहान समेत कई सारे मौजूद थे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी पर लगाए गए आरोपों को छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने बताया भाजपा का षड्यंत्र। जी हां दोस्तों, बीजेपी सांसदों की ओर से लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर लगाए गए आरोपों को छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने भाजपा का षड्यंत्र बताया। पूर्व सीएम ने कहा कि ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी ऐसा षड्यंत्र रच रही है कि राहुल गांधी पर झूठा आरोप लगा रही है। उन्होंने आगे कहा कि संसद में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, 24 घंटे से अधिक का समय हो गया है, अभी तक कोई वीडियो फुटेज सामने नहीं आया है। इसका साफ साफ मतलब है कि बीजेपी झूठे आरोपों के जरिए लोगों को गुमराह कर रही है। आपको बता दें कि शीतकालीन सत्र के दौरान 19 दिसंबर को संसद के परिसर में धक्का मुक्की में बीजेपी के 2 सांसद चोटिल हो गए। बीजेपी सांसदों ने इसे लेकर लोकसभा में विपक्ष नेता राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोला और एफआईआर दर्ज कराई। दूसरी तरफ कांग्रेस नेताओं का दावा था कि धक्का मुक्की में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को चोट आई है। कांग्रेस ने बीजेपी नेताओं के खिलाफ एफआईआर कराई। धक्का मुक्की को लेकर अगले दिन 20 दिसंबर को भी सत्ता पक्ष और विपक्ष ने संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। भूपेश बघेल ने सदन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर दिए बयान पर निशाना साधते हुए कहा कि अमित के दिल में जो है वो उनके भाषण में सामने आया है। वो न संविधान को मानते हैं, न ही संविधान निर्माता को मानते हैं और इसी कारण से अंबेडकर जी के प्रति अपमानजनक ढंग से बयान दिया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी दोनों ने मांग की है कि इन्हें पद से हटाया जाना चाहिए और वो देश से माफी मांगे। शाह के अंबेडकर पर दिए बयान को कई विपक्षी दल विरोध कर रहे हैं। धक्का मुक्की मामले और उसके बाद एक दूसरे पर एफआईआर मुद्दों को भटकाने के तौर पर देखा जा रहा है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अंबेडकर मुद्दे पर बीजेपी के खिलाफ खुलकर उतरे मायावती और ममता बनर्जी। बीएसपी का 24 दिसंबर को देशव्यापी आंदोलन, टीएमसी 23 को करेगी राज्यव्यापी प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा के खिलाफ 23 दिसंबर को राज्यव्यापी प्रदर्शन करने का आह्वान किया और पार्टी पर संविधान निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर का अपमान करने का आरोप लगाया। सोशल मीडिया पर साझा किए गए कड़े शब्दों वाले बयान में बनर्जी ने आरोप लगाया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में अंबेडकर और संविधान मसौदा समिति के अन्य सदस्यों के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की थी। बंगाल सीएम ने कहा कि हमारे संविधान निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान अस्वीकार्य है। हम इस जातिवादी भाजपा सरकार ने हमारे लोकतंत्र पर बार बार हमला किया है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा की हरकतें उसके दलित विरोधी एजेंडे को उजागर कर रही है। टिप्पणी को संविधान की रीढ़ पर हमला बताते हुए बनर्जी ने पूरे बंगाल में लोगों से विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब अंबेडकर के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियों और हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के अपमान के विरोध में 23 दिसंबर को दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक राज्य के हर ब्लॉक, नगर पालिका और कोलकाता के हर वार्ड में विरोध रैलियां आयोजित की जाएंगी। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संविधान निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर को लेकर संसद में जो बयान दिया है उससे सर्व समाज के लोग काफी उद्वेलित और आक्रोशित हैं और पार्टी शाह के बयान के विरोध में 24 दिसंबर को देशव्यापी आंदोलन करेगी। मायावती ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर सिलसिलेवार पोस्ट के जरिए ये जानकारी दी और उन्होंने अपने पोस्ट में कहा कि देश के दलित, वंचित व अन्य उपेक्षित के आत्मसम्मान व मानवीय हकूक के लिए अति मानवतावादी व कल्याणकारी संविधान के रूप में असली ग्रंथ के रचिता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भगवान की तरह परम पूजनीय हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। शिवसेना का सब कुछ वापस करेंगे एकनाथ शिंदे। उद्धव की तरफ शिंदे का पहला कदम, भाजपा को बड़ा झटका। जी हां दोस्तों, 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद से महाराष्ट्र में सियासी चित्र बदल सा गया है। एकनाथ शिंदे जो पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे अब वो उप मुख्यमंत्री बन गए हैं और उनका पद अब बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस संभाल रहे हैं। कहा जा सकता है कि महायुति की महाजीत के बाद एक तरफ से एकनाथ शिंदे की ये मजबूरी बन गई है। बीजेपी के साथ जुड़कर महायुति गठबंधन के बलबूते पर एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे की शिवसेना की सरकार, पार्टी, चुनाव चिन्ह तक छीन लिया था, जिसके कारण 2 साल में ही वो अपनी पार्टी बनाकर उसे मजबूत कर सकें और अब वो बीजेपी के अधीन हो गए हैं। लेकिन एकनाथ शिंदे के पास अब भी कुछ ऐसा है जिस पर बीजेपी का हक नहीं है और वो इस पर कुछ नहीं कह सकती। आपको याद होगा कि 2022 में एकनाथ शिंदे ने शिवसेना से बगावत की और उद्धव ठाकरे से सब कुछ छीन ले गए। इस दौरान चुनाव आयोग ने शिवसेना की पार्टी को भी एकनाथ शिंदे को दे दिया, साथ ही चुनाव चिन्ह भी एकनाथ शिंदे के खाते में ही चला गया। इतना ही नहीं, एकनाथ शिंदे को शिवसेना की
की संपत्ति भी मिल गई। अब जब 2024 के चुनाव ने सब कुछ बदल दिया है तो एकनाथ शिंदे को मूड बदलता नजर आ रहा है, जो एक तरह से बीजेपी के लिए खतरे का संकेत है। मुख्यमंत्री की आस से महायुति में शामिल हुए एकनाथ शिंदे को अब करारा झटका तो लगा ही है, जिसमें अब उनका मन डगमगाता सा नजर आ रहा है। अब यह भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में वो पार्टी का चुनाव चिन्ह भी वापस करने के बारे में विचार करें या फिर उद्धव ठाकरे के साथ समझौता कर वापस जुड़ते नजर आए। शिवसेना के प्रमुख एकनाथ शिंदे ने बड़ा फैसला किया है। पार्टी के बंटवारे के बाद शिवसेना के बैंक अकाउंट भी शिंदे के पास आ गया था, इसीलिए अब एकनाथ शिंदे ने फैसला किया है कि वो उद्धव ठाकरे को पैसा लौटाएंगे। शिंदे ने फैसला किया है कि 2022 से पहले जो भी बैंक में पैसे थे उस पर वो कोई दावा नहीं करेंगे। 2022 से पहले जो पैसे उद्धव गुट के नाम से जमा थे, केवल वो पैसे वो ठाकरे को वापस कर देंगे। इस बात से शिवसेना की संपत्तियों और बैंक अकाउंट पर स्वामित्व की लड़ाई खत्म हो जाएगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 3 दिनों तक अंबेडकर से माफ़ी मांगे, गुजरात के वकील ने किया अमित शाह का विरोध। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर दिए बयान का असर उनके गृह राज्य गुजरात में भी देखने को मिल रहा है। गुजरात बार काउंसिल के अहमदाबाद से एक सदस्य परेश वाघेला ने 30 दिसंबर को बीसीजी द्वारा आयोजित सार्वजनिक कार्यक्रम का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। इस कार्यक्रम में अमित शाह को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए वाघेला ने कहा कि यदि अमित शाह अपनी कथित अपमानजनक टिप्पणियों के लिए अंबेडकर से माफी नहीं मांगते तो वो कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बनेंगे। उन्होंने कहा कि आपने उस व्यक्ति का अपमान किया है जिनके नेतृत्व में संविधान तैयार हुआ था। आपको 3 दिनों तक माफी मांगनी होगी। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो मैं उस कार्यक्रम में क्यों रहूं जिसमें आप मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो रहे हैं। आपको बता दें कि गुजरात बार काउंसिल ने 30 दिसंबर को विज्ञान भवन साइंस सिटी अहमदाबाद में नए वकीलों के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया है। इस कार्यक्रम में 6000 नए वकील शपथ लेंगे। वकीलों ने कहा कि मैंने यह निर्णय एक दलित और अम्बेडकरवादी के रूप में लिया है और इसका कांग्रेस से कोई संबंध नहीं है। मेरे जज्बातों को ठेस पहुंची है, इसलिए मैंने ये फैसला लिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। केंद्र सरकार ने चुनाव से जुड़े नियमों में किया बदलाव। कांग्रेस नेता जयराम रमेश बोले, इलेक्शन कमीशन डरता क्यों है। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार ने शुक्रवार को चुनाव संचालन नियम 1961 में संशोधन किया है। चुनाव संचालन नियम 1961 के पहले नियम 93(2)(a) में कहा गया था कि चुनाव से संबंधित अन्य सभी कागजात सार्वजनिक निरीक्षण के लिए खुले रहेंगे। इस संशोधन को लेकर कांग्रेस चुनाव आयोग, पारदर्शिता और इस कानून को जल्दबाजी में संशोधित करने को लेकर सवाल खड़े कर रही है। इस पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सवाल उठाए हैं और उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि हाल के दिनों में भारत के चुनाव आयोग की ओर से मैनेज किए जाने वाले चुनावी प्रक्रिया में तेजी से कम होती सत्यनिष्ठा से संबंधित हमारे दावों का जो सबसे स्पष्ट प्रमाण सामने आया है वो यही है। पारदर्शिता और खुलापन भ्रष्टाचार और अनैतिक कार्यों को उजागर करने और उन्हें खत्म करने में सबसे अधिक मददगार होते हैं और जानकारी इस प्रक्रिया में विश्वास बहाल करती है। दोस्तों, कांग्रेस नेता ने लिखा कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने इस तर्क पर सहमति व्यक्त करते हुए चुनाव आयोग को सभी जानकारी साझा करने का निर्देश दिया। ऐसा जनता के साथ करना कानूनी रूप से आवश्यक भी है, लेकिन चुनाव आयोग फैसला का अनुपालन करने के बजाय जो साझा किया जा सकता है उसकी लिस्ट को कम करने के लिए कानूनों में संशोधन करने में जल्दबाजी करती है। चुनाव आयोग पारदर्शिता से इतना डरती क्यों है? आयोग के इस कदम को जल्द ही कानूनी चुनौती दी जाएगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अपनी ही सरकार के खिलाफ बयान दे रहे भाजपा विधायक, सड़क पर आई पार्टी की अंदरूनी लड़ाई। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के भीतर खाने सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मोहन यादव सरकार भले ही अपना 1 साल पूरा होने का जश्न मनाने में जुटी हो, लेकिन पार्टी के विधायक उसी सरकार को आंखें दिखा रहे हैं। पहला उदाहरण भाजपा विधायक प्रदीप पटेल का है। एक तरफ सरकार अपने 1 साल के कार्यकाल को कानून व्यवस्था पुख्ता रखने और भ्रष्टाचार व क्राइम मुक्त बता रही है, वहीं दूसरी तरफ प्रदीप पटेल पुलिस पर ही नशीली दवाओं और गांजे के व्यापार का आरोप लगा रहे हैं। प्रदीप पटेल ने अपनी पार्टी के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक रखा है। संगठन की तरफ से उन्हें बार बार पार्टी कार्यालय में बुलाया जा रहा है, लेकिन पटेल नहीं जा रहे हैं। उनकी पार्टी विरोधी गतिविधियां भी कम नहीं हो रही है। वो पुलिस पर सवालिया निशान उठाने के साथ साथ पार्टी को भी कटघरे में खड़ा कर दे रहे हैं। रीवा में आईजी ऑफिस और मऊगंज में एएसपी ऑफिस के सामने उन्होंने साष्टांग दंडवत होकर कार्रवाई की मांग की थी। इसकी तस्वीर काफी चर्चा में रही थी। ये कोई इकलौता उदाहरण नहीं है। पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक भूपेंद्र सिंह भी मोहन सरकार पर निशाना साधने में लगे हैं। उनका कहना है कि पार्टी में कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न हो रहा है। रुकरता की ब्रेकिंग न्यूज। संसद सत्र में मोदी सरकार ने फांसीवादी का उदाहरण दिया। शाह की हरकत पर
माफी मांगे प्रधानमंत्री, कांग्रेस का ऐलान। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने संसद के शीतकालीन सत्र के समापन के बाद शुक्रवार को आरोप लगाया कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने इस सत्र के दौरान जो कुछ किया वो फांसीवादी का उदाहरण है। और मुख्य विपक्षी दल ने कहा कि संसद परिसर में धक्का मुक्की की घटना की सीसीटीवी फुटेज जारी की जाए और उसकी ओर से पुलिस में की गई शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की जाए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ईडी और एफबीआई को सौंपते केस, राहुल गांधी मामले पर संजय राउत का तंज। जी हां दोस्तों, संसद भवन परिसर के बाहर धक्का मुक्की मामले में शिकायत क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया गया है। इसको लेकर शिवसेना नेता संजय राउत ने प्रतिक्रिया दी है। संजय राउत ने कहा कि पीएम मोदी की सरकार इस मामले को ईडी और एफबीआई को भी दे सकती है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार झूठे केस फाइल करती है। गौरतलब है कि संसद भवन के मकर द्वार पर प्रदर्शन के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष में भिड़ंत हो गई थी। आरोप है कि इस दौरान राहुल गांधी के धक्के से भाजपा के 2 सांसद घायल हो गए। इसको लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष आमने सामने है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सीएम नीतीश कुमार की यात्रा को तेजस्वी यादव ने बताया राजनीतिक पर्यटन, मांगे 13 सवालों के जवाब। जी हां दोस्तों, विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रगति यात्रा पर निकलने से पहले मुख्यमंत्री जनता को बताएं कि अब तक की उनकी यात्राओं से राज्य को क्या लाभ मिला। वो जनता से इस सच के लिए क्षमा मांगे कि उनके 20 वर्षों के शासन में भी प्रति व्यक्ति आय के मामले में बिहार दूसरे राज्यों से बहुत पीछे है। इस दौरान उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके सीएम नीतीश कुमार से 13 सवालों के जवाब भी मांग लिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सपा सांसद जया बच्चन ने घायल बीजेपी सांसदों के लिए रखी पुरस्कार की मांग। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि शहर के एक अस्पताल में इलाज करा रहे भाजपा सांसद नाटक कर रहे हैं और कहा कि उन्हें उनके अभिनय प्रदर्शन के लिए पुरस्कार दिया जाना चाहिए। विपक्षी दलों द्वारा यहां निकाले गए विरोध मार्च के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए राज्यसभा सदस्य जया बच्चन ने दावा किया कि उन्होंने एक अभिनेत्री के रूप में अपने करियर में भाजपा सांसदों प्रताप चंद्र सारंगी, मुकेश राजपूत और एस फंगनोन कोन्याक से बेहतर कलाकार कभी नहीं देखा है। भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा कि सपा और विपक्षी इंडिया गठबंधन की असली संस्कृति है जिसमें बच्चन हमलावर के साथ खड़ी हैं, न कि पीड़ित और आदिवासी महिला सांसद के साथ जिन्होंने लोकसभा में विपक्ष नेता राहुल गांधी के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मणिपुर के लिए इंतजार करते रह गए पीएम मोदी की कुवैत यात्रा पर कांग्रेस ने कस दिया तंज। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि बार बार विदेश जाने वाले प्रधानमंत्री कुवैत रवाना हो गए जबकि हिंसा प्रभावित मणिपुर के लोग उनका इंतजार करते रह गए। रक्षा और व्यापार समेत कई क्षेत्रों में संबंधों को मजबूत करने के लिए पीएम मोदी शनिवार को कुवैत की 2 दिवसीय यात्रा पर रवाना हुए। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 43 साल बाद पहली कुवैत यात्रा है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा कि मणिपुर के लोगों का इंतजार जारी है। यही उनकी किस्मत है क्योंकि श्रीमान मोदी कोई तारीख तय करने से इनकार कर रहे हैं। बार बार विदेश दौरे करने वाले प्रधानमंत्री मोदी कुवैत रवाना हो गए। कांग्रेस पीएम मोदी के से कई बार मणिपुर का दौरा करने की बात कह चुकी है। पार्टी का कहना है कि इससे संघर्षग्रस्त राज्य में शांति और सामान्य स्थिति बहाल करने में मदद मिलेगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का सरकार पर हमला, बोले धर्म का व्यापार नहीं करना चाहिए, मंदिर खोजने की कोशिश कब तक चलेगी। जी हां दोस्तों, चित्रकूट में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने शुक्रवार को 4 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन किया। शिविर के बाद उन्होंने हाल ही में प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता की मौत के मामले पर बड़ा बयान दिया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अमेठी में तहसीलदार के सामने किसान की पिटाई, अखिलेश यादव ने सरकार पर साथ दिया निशाना। जी हां दोस्तों, यूपी के अमेठी में तहसीलदार के सामने किसान की पिटाई के मामला सामने आया है। वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार को किसान विरोधी करार देते हुए कहा कि इसमें गरीब किसानों और मजदूरों के लिए कोई स्थान नहीं है। उधर जिस तहसीलदार के सामने किसान की पिटाई का आरोप लगाया जा रहा है उन्होंने घटना को झूठा बताया। दोस्तों, हम इस वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करते। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि यह है भाजपा सरकार का असली किसान सम्मान का वीडियो। भाजपा किसान विरोधी थी, है और हमेशा रहेगी। धनजीवी भाजपा धनिकों की सरकार है जिसमें गरीबों
किसानों और मजदूरों के लिए कोई स्थान नहीं है, सिर्फ अपमान ही अपमान है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल है जिसमें एक किसान की पिटाई होती दिख रही है। ये वीडियो अमेठी के तिलोई क्षेत्र के वतिया गांव का बताया जा रहा है। आरोप है कि तहसीलदार के सामने ही सुरक्षा कर्मियों ने किसान की पिटाई कर दी। तहसीलदार बैंक के लिए गए लोन की रिकवरी के लिए गांव में पहुंचे थे। किसान और उनके बीच बातचीत हो रही थी। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। डॉक्टर अंबेडकर का ऐसा अपमान भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। प्रियंका गांधी ने की अमित शाह की टिप्पणी की निंदा। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पर की गई टिप्पणी को लेकर राजनीतिक हंगामा बरपा हुआ है। विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों ही एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। इस मामले को लेकर एक बार फिर से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी का बयान सामने आया है। प्रियंका गांधी ने शुक्रवार को गृह मंत्री अमित शाह की डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में की गई टिप्पणी की निंदा की। प्रियंका गांधी ने कहा कि भारत में इस तरह का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि वो जानते हैं कि अंबेडकर के लिए उनकी सच्ची भावनाएं सामने आ चुकी हैं, इसीलिए वो अब विपक्ष से डरे हुए हैं क्योंकि हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं। इस मामले से राष्ट्रहित जुड़ा हुआ है। हमारा संविधान अंबेडकर जी इस देश के लोगों और हमारे स्वतंत्रता संग्राम ने दिया है। उनका ऐसा अपमान भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। आपको बता दें, उन्होंने भाजपा नीति केंद्र सरकार पर अडानी मामले पर चर्चा करने से डरने का भी आरोप लगाया और कहा कि ये सरकार डरी हुई है। ये सरकार अडानी मामले पर चर्चा करने से डरती है, ये कोई भी चर्चा करने से डरती है। वायनाड से कांग्रेस सांसद ने भाजपा द्वारा राहुल गांधी के खिलाफ दिल्ली पुलिस में हमला और उकसावे के लिए शिकायत दर्ज कराने की भी निंदा की और कहा कि केंद्र सरकार ने हताशा में झूठी और आधारहीन एफआईआर दर्ज की है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पर खतरा, हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी ये बड़ी मांग। जी हां दोस्तों, इलाहाबाद हाईकोर्ट में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हटाने की मांग को लेकर एक जनहित याचिका दाखिल की गई है। यह याचिका पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज की यूपी शाखा की ओर से दाखिल की गई है, जिसमें सीएम योगी द्वारा हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव के समर्थन में की गई टिप्पणी का विरोध किया गया है और उन्हें पद से हटाने की मांग की है। पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज की यूपी शाखा की ओर से दाखिल की याचिका में कहा गया है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने जस्टिस शेखर कुमार यादव द्वारा की गई टिप्पणी का खुलकर समर्थन किया था, जो धर्मनिरपेक्ष गणराज्य के विरुद्ध है और मुख्यमंत्री के पद की शपथ का उल्लंघन है, क्योंकि उन्होंने भारत के संविधान के प्रति अपनी आस्था और निष्ठा को तोड़ दिया है। इसलिए सीएम योगी को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग की गई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव ने 8 दिसंबर को विश्व हिंदू परिषद की लीगल सेल की ओर से हाईकोर्ट बार के लाइब्रेरी हॉल में आयोजित कार्यक्रम में मुस्लिम समुदाय के खिलाफ टिप्पणी की थी। इसके अलावा ये भी कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले पर ध्यान दिया है और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस संबंध में रिपोर्ट मांगी है। यूपी के मुख्यमंत्री ने जस्टिस शेखर कुमार यादव की टिप्पणी का समर्थन किया, जो मुख्यमंत्री के पद की शपथ का उल्लंघन है, क्योंकि उन्होंने भारत के संविधान के प्रति अपनी आस्था और निष्ठा को तोड़ दिया है, इसलिए उन्हें पद से हटाया जाना चाहिए। बता दें कि जस्टिस शेखर ने समान नागरिक संहिता का समर्थन करते हुए कहा था कि यह हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में रहने वाले बहुसंख्यकों के अनुसार ही देश चलेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मसला तो अडानी और अंबेडकर का है, घुमा क्यों रही है भाजपा, चलाएंगे अभियान, राहुल गांधी का बयान। जी हाँ दोस्तों, भीमराव अंबेडकर के सम्मान के नाम पर चल रहे प्रदर्शनों के बीच आज संसद में भाजपा और कांग्रेस के बीच धक्का मुक्की हुई। भाजपा का आरोप है कि राहुल गांधी ने उनके सांसदों से धक्का मुक्की की थी। ये मामला थाने तक पहुंचा है और राहुल गांधी के खिलाफ हत्या के प्रयास का केस भी भाजपा ने दर्ज करा दिया है। इस बीच राहुल गांधी ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और भाजपा पर मुद्दे से भटकाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मुख्य मुद्दा इससे शुरू हुआ कि अमेरिका में गौतम अडानी का एक केस आया। भाजपा वालों की रणनीति थी कि अडानी के मामले पर कोई चर्चा ना हो और ये दब जाए, इसके लिए ये कुछ न कुछ बाधा पैदा करते हैं। इसके बाद अमित शाह का बयान आता है, हम शुरू से कहते रहे हैं कि ये लोग संविधान और अंबेडकर जी के खिलाफ हैं। आज के घटनाक्रम की जानकारी देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि हम लोग संसद भवन जा रहे थे, वहीं भाजपा के लोग तख्तियां लेकर खड़े थे। मुख्य मुद्दा है कि गौतम अडानी का मसला मुख्य है और ये लोग उसकी चर्चा नहीं चाहते। एक मुद्दा और हमारे सामने आया है जो फर्जी है। उन्होंने कहा कि हम इनके खिलाफ पूरे देश में आंदोलन छेड़ेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राहुल गांधी पर एफआईआर के बाद अखिलेश यादव ने स्पीकर से की मुलाकात, कहा विवाद को सुलझाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने पर प्रतिक्रिया दी है।
उन्होंने कहा कि गांव-गांव में बाबा साहेब को पूजने वाले लोग हैं, सरकार को माफ़ी मांगनी चाहिए और शब्द वापस लेने चाहिए। माफ़ी मांगने वाला व्यक्ति बड़ा होता है, विवाद को स्पीकर के पास सुलझाना चाहिए था। सपा चीफ ने कहा कि एक बात तो हमें और आपको समझनी चाहिए कि मैं पिछले कई वर्षों से और खासकर यूपी में देख रहा हूं, बीजेपी का एक बहुत सोचा समझा मॉडल है। वो पहले असंवैधानिक और गैर कानूनी काम करते हैं, अगर आप विरोध करते हैं तो शासन और प्रशासन से आपके खिलाफ कार्रवाई कराते हैं। बाबा साहेब न सिर्फ समाजवादियों बल्कि सभी के लिए वो पूजनीय हैं। आप सभी किसी भी गांव में चले जाएं, लोग बाबा साहेब को पूजते हैं, हर समाज के लोग उनको भगवान की दृष्टि से देखते हैं। इस तरह की भाषा गलत है और अमित शाह माफ़ी उनको मांगनी चाहिए। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 4 जनवरी को नहीं होने देंगे परीक्षा, बीपीएससी के अभ्यर्थियों ने आयोग को दी चेतावनी, कहा बड़ा आंदोलन होगा। जी हाँ दोस्तों, पटना के गर्दनी बाग में धरने पर बैठे बीपीएससी अभ्यर्थियों ने आयोग को चैलेंज कर दिया है कि 4 जनवरी को होने वाली परीक्षा को नहीं होने देंगे, उसका बहिष्कार किया जाएगा। बीपीएससी अभ्यर्थियों का कहना है कि पूरी परीक्षा रद्द की जाए और इसके बाद नए सिरे से परीक्षा ली जाए। ये भी कहा कि अगर हमारी बात नहीं सुनी गई तो पूरे बिहार में बड़ा आंदोलन होगा। छात्रों ने आरोप लगाते हुए कहा कि बीपीएससी पहले धांधली करा रहा है, फिर लीपापोती की जाती है। छात्र ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभ्यर्थियों का भविष्य और खराब नहीं किया जा सकता। अभ्यर्थियों का कहना है कि बाबू परीक्षा केंद्र बिहार का सबसे बड़ा सेंटर है, 12,000 अभ्यर्थी वहां फिर से 4 जनवरी को परीक्षा देंगे, लेकिन वो एग्जाम नहीं होने दिया जाएगा। 3 जिलों के सेंटर के बराबर बापू परीक्षा केंद्र है। जब वहां दोबारा परीक्षा ली जा सकती है तो फिर पूरे बिहार में क्यों नहीं ली जा सकती। बता दें पूरे बिहार में 13 दिसंबर को 17वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा हुई थी। 912 सेंटर बनाए गए थे। पूरे बिहार में करीब 4.83 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। ये परीक्षा 2035 पदों के लिए हुई थी, लेकिन अनियमितता के आरोप लगने के बाद बापू परीक्षा सेंटर की परीक्षा रद्द कर दी गई। अब इस सेंटर की परीक्षा 4 जनवरी को होगी। इसमें केवल बापू परीक्षा सेंटर के अभ्यर्थी ही दूसरी बार परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। सब डिवीजन ऑफिसर, सीनियर डिप्टी ऑफिसर, डीएसपी और अन्य पदों के लिए भर्ती होनी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने योगी सरकार के खिलाफ आदेश पर लगाई रोक, घरों का होना था ध्वस्तीकरण। जी दोस्तों, आपको बता दें कि संगम नगरी प्रयागराज में अगले साल 13 जनवरी से लगने वाले महाकुंभ मेले को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। महाकुंभ के दौरान मार्ग चौड़ीकरण करने के लिए घरों को ध्वस्तीकरण करने के आदेश पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। प्रयागराज में फाफामऊ पुल के नज़दीक रास्ते को चौड़ा करने के लिए कई घरों को ध्वस्तीकरण का नोटिस जारी किया गया था। नोटिस में कहा गया था कि 1 हफ्ते में घरों को खुद ही तोड़ने के लिए कहा गया था। ऐसे नहीं करने पर बुलडोजर के जरिए घर गिराए जाने की बात कही गई थी। इस नोटिस को लेकर 16 लोगों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। याचिकाकर्ताओं ने इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट से दखल देने की गुहार लगाई थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस मामले में 20 दिसंबर 2024 को सुनवाई हुई। जस्टिस M.K. गुप्ता और जस्टिस अनीश गुप्ता की डिवीजन बेंच में इस मामले पर सुनवाई हुई। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई होने तक ध्वस्तीकरण की नोटिस पर रोक लगा दी है। साथ ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जल्दबाजी में नोटिस जारी किए जाने पर भी नाराजगी जताई। हालांकि यूपी सरकार की तरफ से इस प्रक्रिया को जरूरी बताया गया था। याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता अविनीश त्रिपाठी ने अदालत में पक्ष रखा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ये तो केवल ट्रेलर है। उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव खारिज होने पर बोले जयराम रमेश। यहाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बताया कि विपक्ष राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए फिर से नोटिस दे सकता है। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने गुरुवार को धनखड़ को हटाने की मांग को लेकर विपक्ष द्वारा लगाए गए महाभियोग नोटिस को खारिज कर दिया। उन्होंने उसे उपराष्ट्रपति की छवि को धूमिल करने के लिए जल्दबाजी में उठाया गया कदम बताया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इस प्रतिक्रिया देते हुए मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि ये केवल एक ट्रेलर था। मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि सभापति के खिलाफ हमारे द्वारा लगाए गए अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। आप कितनी बार अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं, इसकी संविधान में कोई सीमा नहीं रखी गई है। 30 जनवरी से बजट सत्र शुरू होगा, हम देखेंगे। कांग्रेस नेता से जब ये पूछा गया कि क्या विपक्ष एक बार फिर सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है, तब उन्होंने कहा बिल्कुल। उन्होंने आगे कहा कि हमारा पहला कदम था। जहां तक अविश्वास प्रस्ताव की बात है, ये तो बस एक ट्रेलर है। राज्यसभा
महासचिव पीसी मोदी द्वारा सदन में पेश किए गए अपने 3 पन्नों के फैसले में उपसभापति ने कहा कि यह महाभियोग नोटिस देश की संवैधानिक संस्थाओं और उपराष्ट्रपति को बदनाम करने की साजिश का हिस्सा था। बता दें कि 10 दिसंबर को धनखड़ को हटाने की मांग करते हुए विपक्ष के 60 सदस्यों ने नोटिस पर हस्ताक्षर किया था और उन्होंने कहा था कि उन्हें धनखड़ पर भरोसा नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने उपराष्ट्रपति पर पक्षपात करने का आरोप लगाया था। ये नोटिस विपक्षी सदस्यों द्वारा संविधान के अनुच्छेद 67B के तहत भारत के उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के इरादे से पेश किया गया था। नोटिस राज्यसभा महासचिव पीसी मोदी को सौंपा गया था। देश में 72 साल के संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में राज्यसभा सभापति के खिलाफ कभी महाभियोग नहीं आया था। राज्यसभा के सभापति को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम 14 दिन पहले नोटिस दिए जाना जरूरी होता है, जबकि संसद का शीतकालीन सत्र ही 20 दिसंबर तक चलना है।